हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स का नया चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। तो सबसे पहले आप लोग मैटर के बारे में अच्छे से जानते हैं। एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसके पार्टिकल नेचर से आप सभी भली भांति जानते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेकिन यहां पे ये बताया जाएगा कि मैटर का एक डुअल नेचर भी है। मैटर हैज अ डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब मैटर कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज लाइक अ वेव। तो मैटर के बहुत से फिनोमिना आप तब एक्सप्लेन करते हैं जब आप उसको पार्टिकल ही स्टडी करते हैं। लेकिन आपको याद होगा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के द्वारा ये बताया गया था कि अगर कोई भी पार्टिकल जिसका मास m हो और वो ट्रेवल करता हो विद वेलोसिटी v, तो वो भी उसके साथ भी एसोसिएटेड होती है वेव, जिसको आपने कहा था मैटर वेव। और मैटर वेव की जो वेवलेंथ होगी उसका फॉर्मूला होगा h/m/v। तो यानी कि मैटर आल्सो हैज अ डुअल नेचर। अब हम बात करते हैं रेडिएशंस की। रेडिएशन की अगर हम बात करेंगे तो हम मेजर तौर पे बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, से एग्जांपल लाइट की। अब लाइट आल्सो हैज अ डुअल कैरेक्टर, ये आप डिटेल में स्टडी करके आए हो इन टर्म्स ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर जहां पे आपको स्टडी करना होता है लाइट एज अ पार्टिकल, वहां पे कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ये सब आप स्टडी करते हो ऑन द बेसिस ऑफ अ पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, तो न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया था 1875 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल माइन्यूट टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। इसकी थ्योरी आपको रे ऑप्टिक्स में डिटेल में बताई गई है। इसके अलावा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना जिनको हम वेव थ्योरी के हिसाब से भी एक्सप्लेन कर पाए थे, लेकिन ये दो फिनोमिना ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि डिटेल में हमने स्टडी करना है, आइंस्टाइन सर ने एक्सप्लेन किया था इन द ईयर ऑफ 1905। इसको हम तभी एक्सप्लेन कर पाते हैं या ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जब हम लाइट को कंसीडर करते हैं एज अ पार्टिकल, एज अ पार्टिकल। ठीक है, जिसके अंदर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी हम स्टडी करते हैं। लेकिन वेव ऑप्टिक्स के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट इसी एरा में यानी कि 1876-78 के अंदर हाइगन सर ने हमें थ्योरी दी थी, जो कि उस टाइम पे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं की गई थी, बट लेटर ऑन धीरे 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 करके एक्सेप्ट कर लिया गया था। और आज हम ये मानते हैं कि लाइट हैज अ डुअल कैरेक्टर। कैसे? जब 1901 के अंदर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को इंटरफेरेंस समझाने के लिए यूज किया गया 1801 में, सॉरी 1801 में, 1901 में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देन डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड अदर फिनोमिना व्हिच कैन एक्सप्लेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तब यह देखा गया कि लाइट जो है इट हैज अ डुअल कैरेक्टर। तो स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल इन इट। जब एक मेटल के सरफेस पे एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को आप स्ट्राइक करवाओगे, तब हो सकता है, मैं फिर बोल रहा हूं, हो सकता है कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इमिट हो जाएं। जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, इमिट हो पाएंगे, उन्हें कहा जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे कहा जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है पुत्र, यानी कि हमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन समझने के लिए या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के लिए हमें रेडिएशन चाहिए एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, और साथ में मेटल सरफेस चाहिए होगा। तो एक एक करके पहले इनको समझते हैं और फिर इन सब को कंबाइन करके इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले रेडिएशन समझिए। रेडिएशन मीन लाइट। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी में आप सबको पता है, बताया गया है दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स को आप क्वांटा बोलते हैं, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में वेल एक्सप्लेन्ड है। और यहां पे कहा गया कि लाइट जो है वो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई छोटे छोटे पैकेट्स हैं, उनके लाइट कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल नहीं कर रही है, दैट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स, एंड फॉर लाइट दैट वर्ड इज फोटोन इज यूज्ड फॉर दैट स्मॉल पैकेट्स। क्लियर हो गया पुत्र? उसके बाद बोला कि हर एक फोटोन का जो एग्जैक्ट मास है दैट इज अननोन, वो डिफाइंड नहीं है, बट द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज ऑलवेज 0. देन all photons travel with the same speed
इन अ वैक्यूम और इन एयर दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड है पुत्र 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर। तो ये पॉइंट्स फोटॉन्स के आप यहाँ पे याद करें। देन तो नेक्स्ट पॉइंट होगा पुत्र, ईच फोटोन हैज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड अ मोमेंटम। हर एक फोटोन के पास अपनी अपनी एनर्जी और मोमेंटम फिक्स है और वो डिपेंड करेगा उस फोटोन के वेवलेंथ पे और उस फोटोन के फ्रीक्वेंसी पे। आपको पता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अगर C कांस्टेंट है तो न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। तो आपको जो फोटोन स्ट्राइक भी करवाना है वो हाई फ्रीक्वेंसी या लो वेवलेंथ का स्ट्राइक करवाना है। क्यों? यहां से देखिए, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में आपको बताया था एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। तो E इज इक्वल टू h इंटू न्यू, दिस इज द एनर्जी फॉर वन फोटोन। नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे तो उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर न्यू की जगह C बाय लैम्डा पुट करोगे तो एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा, और अगर वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपने हाई एनर्जी वाला फोटोन को स्ट्राइक करवाना है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए और वेवलेंथ उसकी कम होनी चाहिए। क्लियर हो गया पुत्र? और मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। यहां पे ये फॉर्मूलाज आप लर्न करेंगे। देन ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो फोटोन की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, उस फोटोन की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। कब? अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे। लेकिन अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, लेकिन एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे और इंटेंसिटी की वजह से क्या चेंज हो रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, ठीक है ना, उसका मतलब है इंटेंसिटी आपने इंक्रीज की है, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगी उसका मतलब आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की है। तो उधर मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे अवेलेबल होंगे उन्हें हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा था। रीजन क्या है कि लेट्स सपोज लीजिए आपने एक मेटल का टुकड़ा लिया, उस मेटल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स होंगे उस पर्टिकुलर मेटल के, तो हर एक एटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। तो हम सिर्फ बाहर के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस की भी अट्रैक्शन में होगा और इस न्यूक्लियस की भी अट्रैक्शन में होगा। इसी तरह से बाकी जो नियर बाय एटम्स हैं उन सबके अट्रैक्शन में होगा। लेकिन जो सरफेस पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ अपने ही एटम के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में होंगे, ऊपर तो कोई है ही नहीं, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगी और अपवर्ड फोर्स नहीं लगेगी। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को जब आप एनर्जी दोगे, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन टू द सरफेस अवेलेबल है, तब ये इजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब किस किस तरीके से इजेक्ट कर सकते हैं और कब ये इजेक्ट होंगे उसके लिए भी आप समझिए। सबसे पहले हम इनको अगर एनर्जी प्रोवाइड कराएं बाय हीटिंग द मेटल सरफेस, यानी कि आप वहां पे थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करवाओ, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा दे आर कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, आप दो प्लेट्स लें और उन दो प्लेट्स को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें और उसके बीच में मेटल सरफेस को रख दें, जिसकी वजह से आपका मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्ट हो जाएंगे एंड दे विल रन टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है पुत्र। तो बाय अप्लाइंग हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उन्हें आपने कहा फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये है हमारा मेन टॉपिक कि अगर आप रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक करवाएंगे तब अगेन जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट होंगे और उन्हें कहा जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। पर यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे इनके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स है, ये अपने न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी उसे कहा जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन। वर्क कराने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी तो रिक्वायर्ड है। So minimum amount of energy required to eject the electron from the surface of metal is called threshold energy or work function. तो स्टूडेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना है तो आपको क्लियर कट बता दिया दैट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन एट रिस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। लेकिन
ये जरूरी नहीं है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी दे दें तब भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। यानी कि आपको जो एनर्जी देनी है वो कम से कम वर्क फंक्शन से तो ज्यादा देनी है, ठीक है ना, तो उसको निकाल के बाहर लेके आना है ना, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो वर्क फंक्शन यानी कि मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको याद होगा 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। तो हम जनरली यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में स्टडी करेंगे पुत्र। तो आपने सपोज बाहर से जो रेडिएशन स्ट्राइक करवाई है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्ट्राइक करवाई है। तो अगर हम यहाँ पे एक केस बनाते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, 4 उसने यूज करनी है इजेक्ट होने के लिए, और अंदर देखिए जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा थोड़ी कि वो सीधा बाहर आ जाएगा, तो वो बाकी एटम्स, बाकी और जो मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे उसी मेटल के, तो उनसे स्ट्राइक करता हुआ, कोलाइड करता हुआ बाहर निकलेगा। तो अगर कोलिजन के दौरान कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, आइडियल केस मानते हैं, तब उस समय जो बाकी एनर्जी है वो टोटल प्रोवाइड कर दी जाएगी इलेक्ट्रॉन को इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी हुआ और ट्रेवल भी कर रहा है। लेकिन अगर आपने एनर्जी दी सपोज सेम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके अंदर से यूज हो गया टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इन द टर्म ऑफ वर्क फंक्शन, और सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो वेस्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ कोलिजन। तो बचे कितने पुत्र? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके अब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है पुत्र। अब लेट्स सपोज करिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस जिसकी वजह से यहां पे ये वर्ड लगा है मे और मे नॉट, कि अगर आप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहे हो और 10 में से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए, वो इजेक्ट हुआ, लेकिन जैसे ही बाहर निकला उसमें से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो इन द टर्म्स ऑफ कोलिजन वेस्ट हो गई। 6 तो इसने दी प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नियर बाय एटम्स ने उसको देके उसको अपनी तरफ से दोबारा खींच लिया। तो यानी कि अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि इलेक्ट्रॉन थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा देने के बावजूद भी इजेक्ट होगा और नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसकी वेस्ट ऑफ एनर्जी कितनी है ड्यू टू कोलिजन, ठीक है जी। अब यानी कि जो आइंस्टाइन सर ने कहा था वो कहा था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, दैट कुड बी ओनली मैक्सिमम व्हेन देयर इज नो वेस्ट ऑफ एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, एंड दैट इज मैक्सिमम इज इक्वल टू hmu - 5। कब? ये आइडियल केस जिस समय कोई वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं हो रही, जो एनर्जी आपने दी hmu माइनस वर्क फंक्शन। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू h into c by lambda minus 5 minus work function. This is the actual equation given by Einstein for photoelectric effect.